बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद अरशद और आज हम प्रोजेक्टाइल का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम तमाम वो पैरामीटर डिस्कस करेंगे जो रिलेटेड हैं एमसीयू से। और ये भी स्टूडेंट मैं आपको ये बता दूं कि ये वाला जो मेरा आज का लेक्चर है स्पेशली हेल्पफुल है एंट्री स्टूडेंट के लिए। अगर आप इस लेक्चर को आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो उसके लिए स्टूडेंट ज़रूरी है कि इससे पहले वाला लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 ज़रूर देखें ताकि आप इस लेक्चर को अंडरस्टैंड कर सकें। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में ये मैंने पिछले लेक्चर के अंदर भी आपको बता चुका हूँ कि ये ऐसी मोशन है जिसमें एक्सलेरेशन थ्रू आउट मोशन कांस्टेंट रहता है। क्योंकि स्टूडेंट इसमें दो पैरामीटर हम डिस्कस करें, एक्सेलरेशन भी 2 हैं, वेलोसिटी भी 2 हैं, डिस्प्लेसमेंट भी 2 हैं, फोर्सेस भी 2 हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितनी वो हाइट लेता है, कितनी दूर जाता है, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और ये वर्टिकल डिस्टेंस है। वेलोसिटी भी इसमें 2 हैं। ये तमाम चीज़ें हम पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आज फिर मैं आपको क्विक इनकी रिवीजन देता हूँ, इसको तवज्जो समझें। अगर हम इसमें वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी स्टूडेंट इसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट मोशन इसमें कांस्टेंट रहती है, जो पिछले लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। और वर्टिकल वेलोसिटी वेरिएबल होती है। वर्टिकल वेलोसिटी स्टूडेंट हाफ मोशन में डिक्रीज करती है और टॉप पॉइंट के ऊपर 0 होती है और नेक्स्ट हाफ मोशन में वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज करती है। उसके बाद हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन थ्रू आउट मोशन रहता है 0, जो कि कांस्टेंट हुआ, 0 हुआ, कांस्टेंट हुआ। उसके बाद वर्टिकल एक्सेलरेशन, वर्टिकल एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, जो कि किस चीज के बराबर है, g के बराबर है, और जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8। फर्स्ट हाफ मोशन अगर ऑब्जर्व करेंगे इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, तो वैल्यू ऑफ जी हम स्टूडेंट नेगेटिव लेंगे क्योंकि बॉडी अपवर्ड जा रहा है। अगर हम इसको नेक्स्ट हाफ मोशन ऑब्जर्व करेंगे तो वैल्यू ऑफ जी उसकी हम पॉजिटिव लेंगे। क्लियर है बात? उसके बाद नेक्स्ट मैंने कुछ पॉइंट यहां पर लिखे हैं कि जिस वक्त हम बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, तो उसके पास स्टूडेंट वेलोसिटी भी होती है, मोमेंटम भी होता है और काइनेटिक एनर्जी भी होती है। क्लियर है बात? अब अगर हम टॉप पॉइंट पर बात करते हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं कि इनिशियल उसकी वेलोसिटी इतनी है, टॉप पर कितनी होगी, मोमेंटम इतना है, टॉप पर कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी इतनी है, टॉप पर कितनी होगी। ये सारे पैरामीटर मैंने यहां पर नोट कर रखे हैं। तो अगर उसकी वेलोसिटी स्टूडेंट v है तो टॉप पॉइंट पर होगी v cos थीटा, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर उस वेलोसिटी का सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, x कंपोनेंट होता है, और x कंपोनेंट किस चीज के बराबर होता है, cos के बराबर होता है। तो ये टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी होगी v cos थीटा। तो मोमेंटम के अंदर भी स्टूडेंट वेलोसिटी वाला रिलेशन होता है क्योंकि मास कांस्टेंट रहता है। तो p इज इक्वल टू p cos थीटा। व्हाट इज p? P is the momentum at the point of projection। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी में आ जाएगा स्टूडेंट cos स्क्वायर थीटा। फर्क सिर्फ ये है क्योंकि मोमेंटम के अंदर सिंपल v होता है, वेलोसिटी के अंदर v होता है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर v का स्क्वायर होता है। इस सेंस में हमने इसको क्या लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड cos स्क्वायर थीटा। अगर टॉप पॉइंट के ऊपर अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो उसके साथ आ जाएगा के साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपको स्टूडेंट पता है इन दोनों चीज़ों का जो सम है काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का हर पॉइंट पर कांस्टेंट रहता है। जैसे जैसे बॉडी ऊपर की तरफ जाएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होती। नेक्स्ट मैंने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं एट टॉप पॉइंट। टॉप पॉइंट के कुछ ऑब्जेक्टिव मैंने लिखे हुए हैं। टॉप पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी की डायरेक्शन स्टूडेंट राइट साइड पर होगी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, इसलिए एंगल 90 होगा बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब उसके बाद जो टॉप पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के बराबर होगी, क्योंकि टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाता है वो 0 हो जाता है। वर्टिकल कंपोनेंट टॉप पॉइंट पर 0 और वेलोसिटी का मतलब है जनरल वेलोसिटी, यानी उसका ना हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है ना वर्टिकल की बात हो रही है। जो जनरल वेलोसिटी होगी स्टूडेंट मिनिमम होगी, लेकिन वो 0 नहीं होगी। और टॉप पॉइंट के ऊपर उस बॉडी की जो मोशन होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, उस इंस्टेंट के ऊपर वर्टिकल मोशन उसकी नहीं होती, क्योंकि उस लम्हे उसकी वेलोसिटी सिर्फ हॉरिजॉन्टल होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट नंबर पर मैंने कुछ इनके रिलेशन लिखे हैं। पहला मैंने रिलेशन लिखा है
टाइम ऑफ फ्लाइट का। दूसरा मैंने रिलेशन लिखा है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का, और तीसरा मैंने लिखा है रेंज का। तो इसमें पहले नंबर पर आप देखेंगे जो टाइम की वैल्यू है, टाइम की स्टूडेंट वैल्यू है, ये डिपेंड करती है किस चीज़ के ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है डायरेक्टली, और उसके बाद एंगल के ऊपर भी डिपेंड कर रही है डायरेक्टली, और जी के ऊपर डिपेंड कर रही है इनवर्सली। इसका मतलब है कि वेलोसिटी को अगर हम डबल करेंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी डबल होगा। अगर एंगल इंक्रीज होगा, एंगल किस एंगल पर टाइम मैक्सिमम मिलेगा, 90 के एंगल पर मैक्सिमम मिलेगा। जी बढ़ाने से वैल्यू ऑफ जी कम होगी क्योंकि उसका इनवर्स रिलेशन है। नेक्स्ट नंबर पर आते हैं हाइट का रिलेशन वेलोसिटी के साथ, ये डायरेक्ट है, लेकिन इस जगह पर स्टूडेंट स्केयर है। इस स्केयर का मतलब क्या होगा कि अगर हम वेलोसिटी को हम डबल करते हैं तो हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल 4 टाइम इंक्रीज करेगी। इसी तरह एंगल के साथ भी डायरेक्टली है, लेकिन एंगल में भी क्या है, स्केयर है, और जी के साथ इसका रिलेशन इनवर्सली है। सेम पैटर्न के ऊपर रेंज का रिलेशन वेलोसिटी के साथ डायरेक्टली, वेलोसिटी को हम डबल करेंगे तो रेंज जो है वो 4 टाइम इंक्रीज करेगी, और एंगल के साथ भी डायरेक्टली है, और जी के साथ इसका रिलेशन इनवर्सली है। अब मैंने यहां पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं नेक्स्ट नंबर पर कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि 45 डिग्री पर अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं तो उस वक्त रेंज मैक्सिमम आएगी, और इस फार्मूले में जब 45 पुट करेंगे तो एंगल 90 बन जाएगा। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो वी आई स्केयर ओवर जी, तो वी आई स्केयर ओवर जी, और इस पॉइंट के ऊपर रेंज मैक्सिमम होती है। अगर हम स्टूडेंट एंगल पुट करते हैं 45 हाइट में और रेंज में, तो रेंज की वैल्यू हाइट से 4 टाइम ग्रेटर हो जाती है। ये भी आप एंगल पुट करके प्रूफ कर सकते हैं। तो ये पॉइंट भी आप याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से एमसीक्यू बनता है। अगर सम टाइम आपको कहा जाता है कि रेंज जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम रेंज अगर इज इक्वल टू 100 है तो हाइट बताएं, तो हाइट स्टूडेंट ऑब्वियसली उसका 4 टाइम कम होगी, दैट विल बी 25 होगी। उसके बाद एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और एमसीक्यूज है कि किस एंगल पर रेंज और हाइट आपस में इक्वल होते हैं, तो वो एंगल है स्टूडेंट 76 डिग्री। कि अगर किसी प्रोजेक्टाइल को 76 डिग्री के ऊपर अगर हम थ्रो करते हैं उस वक्त हाइट और रेंज आपस में इक्वल होंगे। किस तरह से इक्वल होंगे ये मैं आपको ग्राफिकली यहां पर थोड़ा सा आइडिया में दे दूं कि अगर हम इसको 76 के ऊपर हम प्रोजेक्ट करते हैं, ये अगर 76 डिग्री है, तो अगर हम इस 76 डिग्री पर प्रोजेक्ट करेंगे तो इस वक्त इसकी हाइट और रेंज आपस में इक्वल होंगे। ये है जी स्टूडेंट इसकी हाइट, और उसके बाद ये है उसकी रेंज। यानी अगर 76 डिग्री पर हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं तो तब उसकी हाइट और रेंज आपस में इक्वल होते हैं। अच्छा जी, मैंने बीच में एक एमसीक्यू लिखा है, इसको आप जरा देखें। इसमें मैं लिखा है कि एट व्हाट एंगल रेंज इज मैक्सिमम, किस एंगल पर रेंज की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है। इसमें एंगल लिखा हुआ है 36, उसके बाद 50, उसके बाद 35, उसके बाद 65। तो ये स्टूडेंट इस तरह के एमसीक्यू को देखकर परेशान हो जाते हैं कि भाई ये तो हमने तो बड़ी मुश्किल से एंगल याद किए थे, 90 वाला, 60 वाला, 30 वाला, तो ये क्या मतलब, ये तो कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट इसके लिए एक शॉर्टकट याद कर लें कि जो एंगल 45 के करीब होगा, जो एंगल 45 के करीब होगा उसकी रेंज ज़्यादा होगी। जो एंगल 45 से जितना दूर होता जाएगा, अवे होता जाएगा, उसकी रेंज कम होती जाएगी। अब ये देखें, ये 45 से कितने डिस्टेंस के ऊपर है, कितनी दूरी पर है, ये 9 की दूरी के ऊपर है। ये 9 की दूरी, इसका डिफरेंस कितने का है, 9 का है। इसका डिफरेंस कितने का है, 5 का है। इसका डिफरेंस कितने का है, 10 का है। इसका डिफरेंस जनाब 20 का है। तो इसका स्टूडेंट मतलब ये हुआ कि कौन सा एंगल जो है वो करीब है, ये वाला एंगल स्टूडेंट करीब है। इसका मतलब है इस जगह के ऊपर रेंज की वैल्यू होगी मैक्सिमम, इस जगह पर होगी मैक्सिमम। अगर स्टूडेंट यही वाला एमसीक्यू आता मिनिमम के लिए, तो मिनिमम के लिए अगर होता तो डेफिनेट बात है कौन सा एंगल जो है 45 से ज्यादा गैप के ऊपर है, वो है स्टूडेंट 65। तो इसका मतलब है कि मिनिमम के लिए ऑप्शन हमारा ये बनना था। ओके जी, क्लियर।
नेक्स्ट नंबर पर देखें, एंगल अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज होता जाए 45 बढ़ते 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 कहाँ 90। अगर स्टूडेंट हम एंगल को इंक्रीज करते हैं, एंगल को इंक्रीज करने से रेंज की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है, रेंज की वैल्यू बढ़ती है, हाइट की वैल्यू बढ़ती है। किस रेंज में अभी हम फिर रहे हैं? 0 to 45। अगर हम 45 से फर्दर अगर हम एंगल को इंक्रीज करेंगे तो रेंज स्टूडेंट डिक्रीज करेगी, हाइट इंक्रीज करेगी। तो क्यों? क्योंकि एंगल जब 45 होता है उस वक्त रेंज की वैल्यू मैक्सिमम होती है। 45 के करीब अगर जाएंगे, 0 से 45 तक जाएंगे, इसका मतलब है 45 के करीब जा रहे हैं, ठीक है। अगर 45 को क्रॉस करेंगे तो फिर दूर जा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 45 के ऊपर मैक्सिमम होती है। 45 से जितना हम अवे होते जाएंगे तो उसकी रेंज की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट मैंने ये लिखा है, रेंज का फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, रेंज इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये वाला जो पैरामीटर है अभी हमने प्रूफ किया कि ये मैक्सिमम रेंज के बराबर है, तो इस जगह पर मैंने लिख दिया आर इज इक्वल टू आर मैक्स साइन थीटा। तो अब यहां पर जबरदस्त किस्म के एमसीक्यू बनते हैं कि रेंज मैक्सिमम रेंज का हाफ किस एंगल पर होगी, मैक्सिमम रेंज का 4 टाइम किस एंगल पर होगी। मैंने एक सैंपल के तौर पर आपको यह बताया कि रेंज की वैल्यू मैक्सिमम का हाफ किस एंगल पर होगी, वो होगी स्टूडेंट किस एंगल पर, 15 डिग्री के ऊपर। इसका तरीकाकार क्या होगा कि इसमें आर को रिप्लेस कर देंगे, आर मैक्स डिवाइडेड बाय 2, उसको सॉल्व करेंगे तो एंगल आपके पास 15 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट मैंने लिखा कि ऐसे दो एंगल, यहां पर बीच में प्लस आना है, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 बन रहा हो, जिसकी एग्जांपल हमारी बुक के अंदर मौजूद है और डायग्राम भी दिखाई गई है। एक एंगल 30 का है और एक 60 का है। 30 और 60 का सम कितना बन रहा है? 30 प्लस 60 का सम स्टूडेंट बन रहा है 90, तो इसका 90 सम बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 बन रहा हो, यानी थीटा 1 उसकी रेंज R1, थीटा 2 इसकी रेंज R1 और ये 2, ठीक है, ये R1 and 2, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 बन रहा हो, उन दोनों की रेंज आपस में इक्वल होगी। क्योंकि मैक्सिमम कहां पर होती है? 45 के ऊपर। अगर 45 से 5 पीछे आ जाते हैं 40, अगर 5 आगे चले जाते हैं 50, तो 40 और 50 के ऊपर ये भी आप कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि 45 से जितना लेस हो, 45 से जितना ग्रेटर हो, उनके ऊपर भी रेंज सेम होती है। या ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 हो तब भी रेंज सेम होती है। एक ही लॉजिक है, उसको डिफरेंट 2 वे में एक्सप्लेन किया गया है। सम 90 या 45 से जितना ग्रेटर हो या 45 से जितना लेस हो। उसके बाद यहां पर मैंने शॉर्टकट रिलेशन लिखे हैं जो आप इनको प्रूफ भी कर सकते हैं। ये हाइट और रेंज का रिलेशन है और ये हाइट और टाइम का रिलेशन है। अब इससे स्टूडेंट आपको क्या पता चलता है कि हाइट और रेंज आपस में डायरेक्टली हैं। अगर हाइट को डबल करेंगे तो रेंज भी डबल होगी, रेंज को डबल करेंगे तो हाइट भी डबल होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर मैंने लिखे कि हाइट और टाइम का, तो इसका मतलब है कि टाइम को अगर इंक्रीज करेंगे, अगर लेट्स सपोज 2 टाइम इंक्रीज करते हैं तो हाइट की वैल्यू स्टूडेंट इंक्रीज करेगी पहले से 4 टाइम, क्योंकि इसके ऊपर क्या है जी, स्केयर है। तो ये स्टूडेंट थे हमारे प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अगर आपको इनमें कहीं पर भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताएं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।